हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 60 है सी सेट में, और सी सेट का कोर्स हमारा फिनिश होने को है। और इसके बाद जो ये टॉपिक है इसका लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बच जाएगा, और बाकी फिर हम पीवाईक्यू सीरीज चालू कर देंगे। रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और वो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता देते हैं। हालांकि आजकल इतने नहीं आ रहे हैं, बट हाँ फिर भी आते हैं, और वो आपको आने चाहिए। जस्ट लाइक जैसे एक क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन है कि ए जो है वो टोलर देन है बी से। मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा फिर टाइम लगेगा। ए इज टोलर देन बी, ये स्टेटमेंट दे रखे थे। ठीक, मैं यहाँ पे बना के ए बी सी डी करके लिख देता हूँ। ए, या 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4, ये स्टेटमेंट थे क्या कि ए बड़ा है बी से, यानी कि ए इज टोलर देन बी, तो ग्रेटर देन का साइन उसकी तरफ रहता है जो बड़ा होता है। सेकंड स्टेटमेंट था कि सी इज टोलर देन ए, सी इज टोलर देन ए। ओके। थर्ड स्टेटमेंट था कि डी इज टोलर देन सी, यानी कि डी इज टोलर देन सी। एंड ई जो है वो इन सबसे बड़ा था, ई इज द टोलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इन सबसे बड़ा था। इफ अगर इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग बैठाया जाए तो मिड पोजीशन में कौन आएगा, ए बी सी डी कौन आएगा? ट्रैक करके देखो कि अगर इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो मिड में कौन एक व्यक्ति होगा। तो इट्स सो इजी क्वेश्चन। वो कैसे? सर इसका अरेंजमेंट कर लो। अरेंजमेंट कैसे कर लो? फाइनल अरेंजमेंट क्या होगा सर? देखिए सर, जब ई सबसे बड़ा है तो ई स्टार्टिंग में रहेगा सर। ए से बड़ा है बी, और सी ए से बड़ा है, और डी इस सी से बड़ा है, लेकिन ई टोलेस्ट है, तो यानी कि ई से जो बड़ा होगा वो होगा अब कौन? सर डी। और डी, डी से छोटा कौन है सर? सी। और सी से छोटा कौन है सर? ए। और ए से छोटा कौन है? बी। अब इसमें बता दो मिडिल में कौन है? मिडिल में कौन होगा सर? मिड में है ये आपका कौन? सी। तो यानी कि जो मिड में आएगा वो है सी। ठीक, ये 2014 का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, आराम से जैसा स्टेटमेंट में दिया जाता है सिंपल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है आई थिंक। यूपीएससी 2017 का है। 2017 का क्वेश्चन, एक सेकंड बस, मैंने कहाँ रख दिया। इसमें स्टेटमेंट दिए गए थे क्या? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मैं पीवाईक्यू से ही करा दूं। ये जो अरेंजमेंट वाला, अरेंजमेंट में कुछ नहीं होता है। जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको अरेंज करना है, जितने भी उसमें मेंबर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पूरा अरेंज करना होता है, नथिंग मोर देन डेट। ओके। चलिए, तो इसमें स्टेटमेंट ये है कि इफ एक स्कूल के अंदर में 5 टीचर हैं, देयर वर 5 टीचर्स, ए एंड बी पढ़ाते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी पढ़ाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। तो इनके लिए मैं एच एंड ई लिख लेता हूँ। ए एंड बी पढ़ाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। सी एंड डी पढ़ाते हैं इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ई एंड जी। डी एंड ए, डी एंड ए पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स एंड हिंदी, एम एंड एच लिख देता हूँ। ठीक। एंड ई एंड बी पढ़ाते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। एच आई एस लिख देता हूँ क्योंकि एक एच से तो मैंने हिंदी कर लिया, और एच आई एस से हो जाएगा हिस्ट्री। एंड एफ फ्रेंच, एफ आर ई एन सी एच, ये पूरा लिख देता हूँ। अब आपको बताना है
कि मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, इनमें से दो से ज्यादा टीचर्स किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? ए एंड बी हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सी एंड डी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और डी एंड ए मैथ्स एंड हिंदी पढ़ा रहे हैं, ई एंड बी हिस्ट्री एंड फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। अब आपको बताना है कौन से, मतलब कौन से सब्जेक्ट को दो से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा इसमें देख के कर लीजिए कि सर ए एंड बी हिंदी एंड इंग्लिश, तो सर एक तो यहाँ पे बी दिख गया है, ठीक, और यहाँ पे बी दिख गया है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को दो से ज्यादा टीचर्स किसको पढ़ा रहे हैं। देखो बी तो है सर इंग्लिश पढ़ा रहा है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहा है, ठीक। अब इसके अलावा अगर देखें सी एंड डी में, तो सी एंड डी में सर ये जो डी है ये दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक। ज्योग्राफी पढ़ा रहा है और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, और कोई और कॉमन है सर, ये जो यहाँ पे ए है वो यहाँ पे भी पढ़ा रहा है। ओके ठीक है, तो ये किसको पढ़ा रहे हैं सर, ये हिंदी को पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, ठीक। और कोई एज सच जो दो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एनीवन अगर किसी को लग रहा है तो। बाकी जो सी है वो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक। तो अब आप इसमें देखो एक सब्जेक्ट को दो से ज्यादा टीचर्स कौन से में पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को दो से ज्यादा टीचर्स किसको पढ़ा रहे हैं? जल्दी से बताओ। तो अब आप बोलेंगे सर इनको हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आपसे ये देख के नहीं हो रहा है तो हम सीधा बताते हैं भाई साहब आप मैट्रिक्स बना लीजिए। आप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सर यहाँ पे लिखो टीचर्स ए बी सी डी ई, मैट्रिक्स समझाने के लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक। अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन सब्जेक्ट लिखने के लिए। इससे आपको आसानी रहेगी कि कौन कौन सा टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। देखो, ओके, अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट के नाम लिख लेना, एक यहाँ पे लाइन खींच लो। एक यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, मान लेते हैं हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, फ्रेंच आ गया, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी के लिए मैंने एच लिख दिया है, सॉरी, हिंदी के लिए हमने एच लिख दिया है, इंग्लिश के लिए ई लिख देते हैं, ज्योग्राफी के लिए जीईओ लिख देते हैं, मैथमेटिक गणित यानी कि मैथमेटिक्स के लिए एम लिख देते हैं, एम ए लिख देते हैं, हिस्ट्री के लिए एच आई एस लिख देते हैं क्योंकि हिंदी के लिए भी एच हो जाएगा और हिस्ट्री के लिए भी एच, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंच के लिए एफ लिख देते हैं, एफ आर ई लिख देते हैं। अब आप सीधा सीधा टिक मारते जाओ जोन जोन सा सब्जेक्ट जो जो टीचर पढ़ा रहा है। सर जो ए एंड बी थे मैंने अभी आपको बताया कि जो ए एंड बी थे वो क्या पढ़ा रहे थे, सर वो हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो सर हिंदी और इंग्लिश में टिक मार दो, सर ये रहा हिंदी और ये रहा इंग्लिश, ओके। और सर दूसरे स्टेटमेंट में वो किस कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, सर जो दूसरा स्टेटमेंट था सी एंड डी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो दूसरे स्टेटमेंट सी एंड डी में चले जाओ। सर इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सर सी जो है इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सर सी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ये भी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ठीक है। सर बीवी हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा रहा था, और यहाँ पे नेक्स्ट तीसरे स्टेटमेंट में ए जो है वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा था, मैथमेटिक्स पे हो गया। जो जो सब्जेक्ट जो जो पढ़ा रहा है वहां पे टिक मारते चले जाओ, आपको सीधा आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। और सर डी जो है वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा था, ओके। और जो सर ई है एंड बी, फिर दोबारा से बी क्या पढ़ाने लगा, सर बी हिस्ट्री भी पढ़ाने लगा, ओके, बी हिस्ट्री भी पढ़ाने लगा। और बी लास्ट स्टेटमेंट में फ्रेंच भी पढ़ा रहा है, फ्रेंच भी पढ़ा रहा है,
और हिस्ट्री तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहा है वो। ठीक है, और जो ई है वो हिस्ट्री एंड फ्रेंच। अब देख लो कौन सा टीचर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सर ए 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये कितने पढ़ा रहा है, ये 4 पढ़ा रहा है, ये 2 पढ़ा रहा है, ये 3 पढ़ा रहा है, ये 2 पढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ये बी टीचर। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी आ जाए तो सीधा सीधा ये मैट्रिक्स बनाओ और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व होगा। चलिए आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। बाकी आज तो काफी लोग आए भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है। सर हाँ बताइए। सर आपका स्क्रीन इट्स नॉट विजिबल सर। कितनी देर से नहीं दिख रहा है? मतलब अभी अभी सर, नाउ जस्ट नाउ। ओके। अभी? यस सर, नाउ इट्स विजिबल। ओके चलिए ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी का, 2015 का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट से रिलेटेड है ये भी, अरेंजमेंट मतलब कई बार बहुत इजी इजी क्वेश्चन दे देता है अरेंजमेंट में, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ये क्वेश्चन ये है इसका कि ए बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ठीक है, इनके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, ईच ऑफ ए बी एंड सी एंड डी हैज 100 रुपीज, यानी कि इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है। अब क्या होता है, ए पेज ₹22 बी, ए जो है, ए पेज, मैं लिख देता हूं, आप लोग बनाने की भी कोशिश करना, ए पेज ₹22 बी, यानी कि ए जो है वो अपने 20 रुपए बी को दे देता है। एंड हु पेज, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन ही लिख देता हूँ आपको, देखते हैं कि कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी। हु पेज ₹10 टू सी, हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी। तो अब आपको इसमें स्टेटमेंट दिए थे, वो ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन दिखा देता हूँ अभी, बस 1 मिनट। सी इज द रिचेस्ट, बी ऑप्शन है डी इज द पुअरेस्ट, सी ऑप्शन है सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी टुगेदर है, एंड डी ऑप्शन दिया है उन्होंने, बी इज रिचर देन डी। कि या तो सी रिचेस्ट है सब में, या डी पुअरेस्ट है, या सी के पास पैसे ज्यादा हैं जितने ए एंड डी के पास हैं उनसे, या बी रिचर देन है डी से। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को बनाना है कि सर ये क्या दिया गया है। ए ने, ए पेज ₹22, बी हु पेज ₹10 टू सी हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी। कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन को टैकल आउट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख के। अब वो कैसे करेंगे, आप जितने भी यूट्यूब
व्यूअर्स हैं वो एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और बाकी बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अरे सर देखो, कुछ नहीं करना है, इसमें जो जो जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लो। ए, बी, सी, डी, सबके पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए हैं सर, 100 रुपए हैं सर, 100 रुपए हैं। अब क्या होता है सर, ये जो ए है वो अपने 20 रुपए किसको दे देता है? बी को दे देता है। यानी कि इसके पास अब +20 हो जाएंगे, और इसके पास अब -20 हो गए क्योंकि इसने दिए हैं। अब क्या होता है, आगे दिया था हु पेज ₹10 टू सी। हु पेज का मतलब क्या है कि ए ने बी को दे दिया और बी ने सी को दिए, और बी ने क्या करा? बी ने क्या करा? अपने 10 रुपए इस सी को दे दिए, यानी कि यहाँ पे +10 आ जाएगा, और यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक। इसके बाद जो ये सी है, इसको 30 रुपए और मिलते हैं डी से। उसने लिखा है ना हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी, तो यानी कि इसको फिर दोबारा ₹30 मिल गए, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है इस पे 30 रुपए कम हो जाएंगे। अब आप देख लो कि किसके पास कितने रुपए हैं, सीधा सीधा पता चल जाएगा। किसके पास कितने हैं सर, यहाँ से 100 में से 20 गए तो यहाँ पे कितने बचे? 80। यानी कि अब ए के पास ₹80 बचे। सर बी के पास 20 रुपए आए तो 120 हो गए, 10 रुपए चले गए तो कितने बचे सर? 110। सर सी के पास 10 आए बी से और 30 आए डी से, तो इसके कितने हो गए सर? 140। सर डी के पास कितने बचे? इसके 30 चले गए तो 70। अब लोगों के पास इतने इतने रुपए हैं। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे कर लो सर, मेरे को सीधा सीधा पता चल गया कि सी के पास कितने रुपए हैं, जितने ए एंड डी के पास हैं दोनों के मिला के। ए एंड डी, ए पे कितने हैं? 80 रुपए हैं, और इस पे कितने हैं? 70 रुपए हैं। तो इस सी पे इन दोनों के मिला के ज्यादा है, क्यों? क्योंकि 80 और 70 कितना होता है? सी हैज मोर देन ए एंड डी टुगेदर है। सर वन 8 और फिफ्टी 7, 150। अरे ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्या? मैंने सही लिखे हैं क्या? कि सी हैज मोर 140 वाइल ए एंड डी टुगेदर हैव ₹150। ओके, सी डज नॉट हैव मोर मनी देन ए एंड डी टुगेदर हैव। ठीक है, ठीक है। इसमें ये उसने वो पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये वाला, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि सी के पास 140 रुपीज आ रहे हैं, ए एंड डी के पास 150 है। तो ऑब्वियसली बात है सी के पास ज्यादा थोड़ी है, सी के पास तो इन दोनों से कम है। बाकी जो सी है वो रिचेस्ट है क्योंकि देख लिया 140 है। सर डी पुअरेस्ट है, देख लिया उसके पास 70 रुपए बचे हैं। सर बी रिचर है डी से, क्यों? बी के पास कितने रुपए हैं? बी के पास आई थिंक 80 थे। नहीं नहीं, 80 नहीं थे, बी के पास 110 थे, तो ऑब्वियसली बात है सर डी से वन तो ज्यादा हंड्रेड ही है। टेन सर। हाँ, तो ये जो है इस स्टेटमेंट है ये सही है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और यही आपका आंसर है। चलिए, तो यूपीएससी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे देता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है इस तरीके के। ठीक, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। हम्म। हालांकि पहले ठीक ठाक क्वेश्चन देता था, अरेंजमेंट से। अभी तो एक आधी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन आप मेरे को करके बताना। एक ग्रुप है 630 बच्चों का, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। 630 बच्चों का एक ग्रुप है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब क्या होता है, इनको रो में बैठाया जाता है। ऐसे रो में बैठाया जाता है, क्यों? क्योंकि एक फोटो सेशन होना है। अब एक फोटो सेशन होना है और इनको रो में बैठाया गया है, लेकिन कंडीशन एक है, हर एक रो के अंदर थ्री कंटेन्स थ्री फ्यूअर चिल्ड्रन देन रो इन द फ्रंट ऑफ इट। यानी कि पहली वाली में, यानी कि अगर मान लेते हैं कि पहली वाली में कितने हैं, पहली वाली रो में अगर 10 बच्चे हैं तो कंटेन्स, अच्छा बताओ, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या आप उसका स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए ईच रो कंटेन थ्री फ्यूअर चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, इसका मतलब क्या होता है?
क्योंकि आपको भी तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये तो मैं अभी समझा के लिख देता हूँ कि चलो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट पेपर में तो खुद समझना है। फ्यूअर का मतलब क्या है? ऑब्वियसली आता है सर, कम बच्चे हैं। जितने रो में पहली वाली रो में बच्चे हैं, मान लीजिए अगर पहली वाली रो में 10 बच्चे हैं, तो दूसरी वाली रो में उससे 3 कम बच्चे होंगे। ठीक। तो अब इनको रो में अरेंज करना है। इनको अरेंज करना है तो आपको रो में अरेंज करने के लिए आपको उसने बोला है कि अगर पहली वाली, फॉर एग्जांपल अगर पहली वाली रो में 10 बच्चे हैं तो दूसरे में 7 होंगे, और फिर तीसरे में और 3, बी ऑप्शन दिया है उसने 4, 5, सी ऑप्शन दिया है उसने 5, डी ऑप्शन दिया है 6। तो आप ऐसे कितनी रो में इन बच्चों को अरेंज कर सकते हो, इन 630 बच्चों को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जल्दी से बताओ। 630 बच्चे हैं, इनको रो में बैठाना है, और फ्रंट वाली रो से पीछे वाली रो में 3 3 बच्चे कम होते हैं। तो उसको करने की कोशिश करो। वो सॉरी, इसमें ये पूछा है नॉट पॉसिबल, यानी कि कितनी रो में बच्चे नहीं आ सकते हैं। देखो बैठाने को आप कितने में बैठा सकते हैं, नॉट पॉसिबल वाला आंसर बताना है। यानी कि 3 रो में पॉसिबल नहीं होगा, 4 रो में पॉसिबल नहीं होगा, या 6 रो में पॉसिबल नहीं होगा कि ये 630 बच्चे इस तरीके से बैठ जाए कि जो पहली वाली रो में जितने बच्चे बैठे हैं उससे पीछे वाली में 3 कम, फिर उससे 3 कम, फिर उससे 3 कम। ठीक। तो इनमें से कौन कितनी रो पॉसिबल नहीं हो सकती हैं? 3 रो में, 4 रो में, 5 रो में, 6 रो में? जल्दी से बताइए। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, स्कूल का एक ग्रुप फोटो जो है उसको ध्यान कर लो। जिनकी हाइट छोटी है उनको आगे बैठा देते हैं, और जिनकी बड़ी होती है उनको पीछे खड़ा कर देते हैं। मान लेते हैं कि स्कूल में ग्रुप फोटो हो रहा है एक, तो इस तरीके से बच्चे बैठे हैं, 4 रो बना दी गई है। इन 4 रो में मान लेते हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन मान लेते हैं कि पहले 4 रो बना दी गई। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 3 4 5 6 हैं, इनमें से बताना है कौन सी रो में पॉसिबल नहीं होंगे। चलो मैंने मान लिया कि 4 रो में इन 630 बच्चों को बैठा दिया है। ओके, 630 बच्चों को बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू सर। एक काम करते हैं अब अपन लोग, सर अगर फ्रंट रो में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्स बच्चे बैठे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता फ्रंट रो में कितने बच्चे बैठे हैं।
सर दूसरी रो में इनसे तीन बच्चे कम बैठे होंगे, ऑब्वियसली बात है सर, x-3 हो जाएगा। सर चौथी रो में कितने बच्चे कम बैठे होंगे, ऑब्वियसली बात है सर 3 होगा, तो x-3 हो जाएगा, वो तीसरी रो में। और सर चौथी रो में, यानी कि फिर दोबारा -3 और एक और बार -3, तो टोटल क्या हो गया, x-3 हो गया, और फिर x-6 हो गया, और x-9 हो गया। तो यानी कि इस तरीके से बच्चे बैठे हैं। अब मैं देख लेता हूँ क्या सर चार रो में पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली बात है ये चारों रो के बच्चे मिला के 630 बच्चों के बराबर होगा। ऑब्वियसली बात है कि इसमें बैठे हैं बच्चे, इसमें बैठे हैं, इसमें इसमें, यानी कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ है वो 630 ही है, और बच्चे इसका चार रो में ऐसे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इन सब का जो सम होगा वो 630 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो 630 के सर x+x-3 प्लस x-6 प्लस x-9 इक्वल टू 630। 630, तो सर ये कितना हो गया, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 1 2 3 4, यानी कि 4x, और -3 -6 -9, 6 और 3 9, यानी कि 18 -18 इक्वल टू 630। और 4x इक्वल टू 630 - 18 कर, वो 630 + 18 कर लो, सर कितना आ जाएगा 648, और 4x इक्वल टू 4 से डिवाइड कर लो, तो सर कितना आ जाएगा लगभग 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8, यानी कि एक रो में 162 बच्चे बैठे हैं। तो यानी कि चार रो में भी बच्चे बैठ सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब ऐसे ही आप तीन रो का चेक कर लोगे, ऐसे ही आप पांच रो का चेक कर लोगे। ठीक, मतलब आपको ये इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, किस्मत अच्छी रही तो आप सीधे सीधे इफ अगर 6 रो का चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि 6 रो में बच्चे आप नहीं बैठा सकते हैं। देखो 3 रो में भी हो सकता है, 4 रो में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है तो इसलिए मेरे को पता है। ठीक, 4 रो का मैंने आपको बता दिया, सेम आप ऐसे 3 रो का कर लीजिए, 3 रो में भी बच्चे बैठ जाएंगे, 5 रो में भी बैठ जाएंगे, लेकिन मैं आपको 6 रो का करके दिखा देता हूँ। 6 रो ही इसका आंसर है कि 6 रोज में आप बच्चों को उस कदर नहीं बैठा सकते हैं जो आपने कंडीशन दी है। देख लो आप कैसे, सर देख लो, वन, मतलब ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, हर एक रो में बच्चे कम होने चाहिए तीन तीन। तो पहली रो में अगर 6x हैं, दूसरी में x-3, तीसरी में x-6 हो जाएगा, क्योंकि -3 करना पड़ेगा तीसरी रो में भी, तो x-6, फिर x-9 हो जाएगा, फिर -3 तो x-12 हो जाएगा, फिर -3 x-15। तो ये टोटल कितनी रो हो गई, छह, 1 2 3 4 5 6, और इन सब का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है सर 630 बच्चों के बराबर होगा। ठीक, तो ऐड कर लेते हैं सर, x+x-3 प्लस x-6 प्लस x-9 प्लस x-12 प्लस x-15 इक्वल टू 630। 630, और ये कितना आ जाएगा सर, 6x हो जाएगा सर, -3, माइनस 6 3 9 18, और 18 में आप फिर 12 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 30, और 15 45, तो यानी कि -45 इक्वल टू 630। और 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 675। और सर x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, फिर 6 2 जा 12, और फिर डेसिमल और .5, क्यों 6 5 जा 30। यार आप खुद सोच के देख लो, क्या बच्चे कभी 112.5 में हो सकते हैं क्या, वो तो पूरे पूरे होंगे। अ, किसी एक बच्चे को आधा काट के आगे बैठा देंगे या पीछे बैठा देंगे, कभी नहीं होगा। यानी कि 6 रोज में कभी भी इस कदर बच्चे नहीं बैठ सकते हैं कि हर एक रो में तीन तीन बच्चे कम हो। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है, डी, यानी कि 6 रोज में आपके बच्चे पॉसिबल ही नहीं है बैठना। क्यों, क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है, और कभी आप बच्चों को डेसिमल में नहीं बैठा सकते। आप 3 रो में ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, 4 रो में कर सकते हैं, 5 रो में कर सकते हैं। 4 रो का मैंने करके बता दिया, तीसरा और पांचवा आप खुद भी करके देख लेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। और 6th रो का मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि 6 रो में कभी आप नहीं बैठा सकते कि हर एक रो में तीन तीन बच्चे कम आए, क्योंकि यार फ्रंट रो में 112.5 बच्चे आप कैसे बैठाएंगे, क्या उसको आधा करके काटेंगे क्या? नॉट पॉसिबल, है क्या नहीं। तो इसका आंसर है क्या, 6 रो। तो ये आपका यूपीएससी का था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। 17 से जी उसमें कितना टाइम दिखा रहा है अभी? सर 5 मिनट 55 सेकेंड्स।
ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ, तब तक यूपीएससी का ही। और कल हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चालू होगा, ध्यान रखना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हद से 4-5 क्लासेस में उसके कंसेप्ट मतलब 4-5 में हो जाएगा। फिर बाकी हम पीवाई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन बाद से, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, क्या नाम है, कॉम्प्रिहेंशन। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आप लोगों को, 5 मिनट में निपटा देंगे इस क्वेश्चन को। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं वो एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, कहाँ रख दिया मैंने आप लोगों के लिए। सर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया सिटिंग अरेंजमेंट का, कि 4 लड़कियां हैं और वो क्या करती हैं, वो फोटो खिंचाने के लिए बैठी हैं। ऑब्वियसली बात है, फोटोग्राफ की बात आए और गर्ल्स ऑब्सेस ना हो तो ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उसमें ये है कि 4 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। शिखा जो है वो लेफ्ट में बैठी है रीना के। शिखा, ये फिर यहाँ पे गाना भी गा रहे होंगे हैं कि तू खींच मेरी फोटो, टू द लेफ्ट ऑफ रीना। शिखा रीना के लेफ्ट हाथ पे बैठी है। मंजू, मंजू जो कि इज टू दी राइट ऑफ रीता, ये राइट में बैठी है रीता के। रीता जो कि बिटवीन में है, किसके, रीता बिटवीन में है। रिश्ता लिख दिया मैंने रीता को, बताओ यार। रीता बिटवीन के लिए B/W लिख देते हैं। वो बिटवीन है किसके, रीना एंड मजनू, मंजू के, मंजू के, ठीक है। और आपको ये बताना है कि सेकंड लेफ्ट कौन है फोटोग्राफ खिंचाने में। नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट कौन है। कुल मिला के कुछ नहीं करना है सर, अरेंजमेंट करना है इनका। शिखा, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना। शिखा जो है लेफ्ट में है रीना के। मंजू जो कि राइट में है रीता के। रीता जो कि रीना एंड मंजू के बीच में है। अरेंजमेंट कर लो। कैसे अरेंजमेंट करेंगे सर, हमको जो जो दिया गया है वैसा वैसा लिख लो ना इसमें, कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है सर, शिखा जो है लेफ्ट में है रीना के, तो सर यहाँ पर शिखा हो जाएगी। शिखा, ये रीना हो गई, क्योंकि रीना के ज्यादा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, SH लिख देता हूँ, शिखा। R रीना, रीना के लेफ्ट में आ जाएगी, क्योंकि इधर साइड रीना का राइट है और इधर साइड रीना का लेफ्ट है, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट में है शिखा रीना के, तो ये पहले आ गई उससे। फिर क्या होता है कि जो मंजू है वो राइट में है रीता के। मंजू जो है वो राइट में है रीता के। मंजू जो है वो राइट है रीता के, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट था, और रीता जो है वो बिटवीन में है रीना एंड मंजू के, तो ऑब्वियसली बात है सर, ये अगर बीच में है तो यहाँ पे बीच में रीता जरूर आनी चाहिए। और रीता राइट में है मंजू के, तो ऑब्वियसली बात है मंजू यहाँ पे होगी। तभी तो ये जो है रीता वो इसके राइट में होगी, क्यों, क्योंकि मंजू का जो मतलब अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक। और जो रीता है वो बिटवीन में है रीना एंड मंजू के। देखो ऐसे कर लो, कल मैंने बताया था ना, ये लाइन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक। तो जो एक अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, शिखा रीना रीता मंजू। अब इसमें बताना है कि सेकंड लेफ्ट कौन है, तो सर सेकंड लेफ्ट आपको कौन देखने को मिलेगी इसमें। अब ये आंसर आप खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ओके। और बाकी जो लाइव देख रहे हैं वो मैसेज में मेरे को टाइप करके बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। नाउ यू हैव टू टाइप आंसर कि कौन है इसमें सेकंड लेफ्ट फोटोग्राफ में। सही ऑर्डर आपके पास है। तो रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट में इतने क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं। और बाकी कल हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चालू करेंगे,
तो प्लीज कल आप लोग आइएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको कुछ थ्योरी भी बताऊंगा, कैसे टैकल आउट करना है कैसे नहीं करना है वो भी बताएंगे। सर ओके। तक 50 सेकेंड्स। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ओके। एंड थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।